बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ती जा रही है और इस बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान एक और गैर मामूली बहस ने आलमी मीडिया और सोशल मीडिया दोनों को अपनी लपेट में ले लिया है। सवाल ये उठ रहा है कि इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू जिंदा हैं या ईरानी हमले के नतीजे में हलाक हो गए हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों में ऐसी इतलात सामने आई हैं जिनसे मालूम होता है कि इनकी रिहाइश गाह के करीब हमला हुआ। इन खबरों के बाद मुख्तलिफ ज़राए ने यह दावा किया कि इस हमले के बाद इनकी सेहत या सलामती के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई है। अगरचे इसराइली हुकूमत की जानिब से इस हवाले से कोई वाज़ेह बयान या तफसील सामने नहीं आई, लेकिन इस वाक़ये ने क्या सराइयों को जन्म ज़रूर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि इस वाक़ये के बाद जो चंद वीडियोस और तस्वीर सामने आई हैं, इनके बारे में भी बाज़ हल्कों ने दावा किया है कि वो मसनूई जहानत यानी AI की तैयार करदा हो सकती हैं। सोशल मीडिया पर यह बहस शिद्दत इख्तियार करती जा रही है कि ये AI वीडियोज़ हैं या हकीकी वीडियोज़ हैं या मालूमाती जंग का हिस्सा है। माहिरीन के मुताबिक नाज़रीन, जदीद दौर में AI टेक्नोलॉजी के ज़रिए ऐसी वीडियोज़ बनाना मुमकिन है जो हकीकत के बहुत करीब तर समझी जाती हों। इसी दौरान एक और सवाल भी उठाया जा रहा है और वो ये है कि हालिया दिनों में बेंजामिन नेतन्याहू किसी बड़ी या अहम सरकारी मीटिंग या इजलास में शरीक नहीं हुए हैं। आलमी रहनुमाओं के साथ मुख्तलिफ मुलाकातों में भी नजर नहीं आए हैं। ये खामोशी और अदम मौजूदगी भी मुख्तलिफ तज्जियों और कियास आराइयों को जन्म दे रही है। नेतन्याहू जिंदा हैं या नहीं, नाज़रीन ये तफसीलात हमने आपके सामने रखी। क्या सराइयाँ अभी जारी हैं। दूसरी स्टोरी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा क्या बनने जा रहा है ईद के बाद। खसूसी तौर पर सोहेल अफरीदी साहब कहते हैं कि इस बार कॉल दी गई तो इसे कोई सवाल नहीं सकेगा। क्या तहरीके इंसाफ ईद के बाद सड़कों पे आएगी? क्या स्ट्रीट मूवमेंट को दोबारा से रिज्यूम किया जाएगा? इन सब पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान साहब ने हमारे साथ मौजूद हैं। वज़ीर आज़म के मुआवने खसूसी हुज़ैफ़ा रहमान साहब, आप दोनों मौज़िज़ मेहमान ग्रामी का शुक्रिया। स्टार्टिंग फ्रॉम यू हुज़ैफ़ा साहब, सोहेल अफरीदी साहब कह रहे हैं कि इस बार अगर कॉल दी गई तो कोई संभाल नहीं सकेगा और इमरान खान साहब की सेहत के मामले को संजीदगी से नहीं लिया जा रहा। वो कोई मामूली शख्सियत नहीं है। तो किस तरह से आप देखते हैं इस स्टेटमेंट को? जी, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, हमने तो कभी नहीं कहा कि बानी तहरीक इंसाफ कोई मामूली शख्सियत हैं, और अगर वो मामूली शख्सियत भी होते तब भी जो जेल में कैदी का राइट है उसका बेहतर इलाज कराना वो हुकूमत कराती, और बानी तहरीक इंसाफ का भी बेहतरीन इलाज कराया गया है। इसी वजह से उनकी आंख की जो बिनाई चली गई थी वो तकरीबन 75-80% वापस आई है। और ये कहना कि अब हम तैयारी से आएंगे, हमेशा ही तहरीक इंसाफ तैयारी से आती है, पूरी सूबाई मशीनरी की सपोर्ट हासिल करती है, चाहे 26 नवंबर हो, चाहे उसके बाद के इवेंट्स हों। और अगर अब भी सोहेल अफरीदी साहब को अपना शौक पूरा करना चाहते हैं तो बेशक करें, लेकिन हमारी तो यही ख्वाहिश होगी कि वो जिस तरीके से मरकज के साथ अफ़हाम तफ़हीम के साथ चल रहे हैं उसी अंदाज में चलें और अपने सूबे के मामलात बेहतर करने के लिए मरकज से पूरी पूरी सपोर्ट लें, और सूबे के जो दीगर मामलात हैं गवर्नेंस के मुतालिक उसको एड्रेस करें। अगर लेकिन उनकी फिर भी ख्वाहिश होगी कि उन्होंने मरकज पे चढ़ाई करनी है और या उन पर प्रेशर होगा बानी तहरीक इंसाफ की बहनों का या दीगर रहनुमाओं का, तो वो अपना एक शौक पूरा करके दे सकते हैं। वैसे अभी पहले भी सोहेल उन्होंने अफरीदी साहब के चाहे हालात अलीमन मरकज से गंडापुर थे बेहतर है। की मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन ये जरूर है कि जिस तरीके से उन्होंने मैं न मानू वाली पॉलिसी बनाई हुई थी उससे वो जरूर पीछे हटे हैं। एक दो मीटिंग्स में भी आए हैं, जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं वो भी हमने डिस्कस किए हैं। उनके जो मुशीर हैं ऑन फाइनेंस मुजम्मिल असलम साहब, वो भी मुसलसल राब्ते में रहते हैं। और इवन के जो इस्लामाबाद में खुद कुछ धमाका हुआ तो उसके जो सहूलतकार थे उन्हें पकड़ने के लिए भी CDD, KP की और फेडरल गवर्नमेंट ने मिलकर ऑपरेशंस भी किए। तो अच्छी बात है, और ज़ाहिर है सूबे ने मरकज के साथ मिलकर ही चलना होता है, और मरकज ने ज़ाहिर है सूबे को जो सूबाई मामला होते हैं उस पर एतमाद में लेना होता है। लेकिन अगर सोहेल अफरीदी साहब चाहते हैं कि ये जो अच्छा एक रिलेशनशिप बिल्ट हुआ है, वर्किंग रिलेशनशिप की मैं बात कर रहा हूँ, और उसकी सूबे की आवाम को जो है ज़ाहिर है उसका फायदा हो रहा है, और सूबे की आवाम जो है वो बेहतर इस्तिफादा हासिल कर रही है, वो उसको अगर ख़त्म करना चाहते हैं और मरकज में चढ़ाई करना चाहते हैं तो ख्वाब अपना ये ख्वाहिश पूरी कर देख लें, और ज़ाहिर किसी ख्वाहिश पे शफी जान साहब, बड़ा ही अच्छी बात है अगर बड़ा अच्छा आपका एक ताल्लुक डेवलप हुआ है मरकज़ के साथ और आप लोग मिलकर चलना चाहते हैं और मिलकर आगे चलेंगे, मामलात बेहतर होंगे। पाकिस्तान में तो यही अफ़हाम तफ़हीम से ही मामलात बेहतर हो सकते हैं, या फिर
सियासी समझबूझ जो है इसके लिए चाहिए। तो कितने होपफुल हैं आपके ये जो है आपका जो वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर हुआ है, ये चलता रहेगा काफी अरसे तक? जहां तक वर्किंग रिलेशनशिप का ताल्लुक है मरकज के साथ, तो इस टाइम कोई भी खास वर्किंग रिलेशनशिप नहीं है। एक ही मुलाकात हुई है, सोहेल आफी हैं, वो भी आपके सामने है। वो जो मुलाकात थी वो मनसब की मुलाकात मनसब से थी, तहरीक इंसाफ की मुलाकात करी, उनके साथ बैठे, और ना ही सोहेल आफरीदी शहबाज शरीफ की ख्वाहिश भी हुई थी। जहां तक रिहाई का मामला है तो सारी चीजें आपके सामने हैं। हमने आपने देखा होगा पिछले दिनों जो कोर्ट का डिसीजन आया है इस्लामाबाद के हाई कोर्ट का, वो मायूस कुन है। मैं खुद कमरा अदालत में मौजूद था, और जिस किस्म के वहां पे एक पॉजिटिव जज का जो रोल था वो काफी पॉजिटिव था स्टार्ट में, लेकिन फिर आधे घंटे के वक्फे के बाद जो फैसला आया वो मायूस कुन था। उस फैसले में 3 चीजें थी कि बानी को इंटरनेशनल शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो है इमरान खान साहब को शिफ्ट किया जाए, उनके बहनों के जेर निगरानी, उनकी जाती डॉक्टर के हमरा, तीनों चीजों को टर्न डाउन किया गया। अब जब तक इस्लामाबाद आने की बात है तो कुछ ऑप्शन जेर गौर है। मरकजी क़यादत और सूबाई क़यादत सर जोड़ के बैठी हुई है, रिहाई फोर्स पे काम हो रहा है। अभी तक कोई ऑफिशियल कॉल सोहेल आफरीदी ने नहीं दी, ना ही पार्टी ने दी। जब भी सोहेल आफरीदी साहब कॉल देंगे तो लाखों लोग का मजमा होगा, और जो भी लाएमल दिया जाएगा लेकिन इंशाल्लाह शफी जान वो साहब, अचीव जब किया आप एक जाएगा। अच्छे वर्किंग रिलेशन में चल रहे हैं तो फिर कॉल की तो जरूरत नहीं है। यही तो वो कह रहे थे हुज़ैफा साहब कि आपको क्यों कॉल की जरूरत है, क्यों चढ़ दौड़ना चाहते हैं, आप अपने सूबे पे फोकस करें सर। कौन सा वर्किंग रिलेशन कंबर साहब? वो वर्किंग रिलेशन जहां पे इमरान खान की बहनों की मुलाकात नहीं हो रही, वो वर्किंग रिलेशन जिसमें इमरान खान साहब को तभी सहूलत नहीं मिल रही, वो वर्किंग रिलेशन जिसमें इमरान खान साहब के जाती डॉक्टर को रिसाई नहीं मिल रही, वो वर्किंग रिलेशन जिसपे 64,000 हमारे ऊपर FIR हो चुकी हैं, वो वर्किंग रिलेशन जिसमें 22,000 लोग हमारे जेल जा चुके हैं। कौन सी वर्किंग रिलेशनशिप की ये बात कर रहे हैं? ये तो तहरीक इंसाफ को ब्रीथिंग स्पेस नहीं दे रहे, पॉलिटिकल स्पेस तो दूर की बात है। पंजाब में तहरीक इंसाफ की झंडे पे पाबंदी है, तस्वीर पे पाबंदी है, पोस्टर पे पाबंदी है, रैली पे पाबंदी है, जलसे पे पाबंदी है, जुलूस पे पाबंदी है। कोई NOC देने को तैयार नहीं है। स्ट्रीट मूवमेंट करते हैं तो कर्फ्यू लगा दिया जाता है। जिस तरीके से तहरीक इंसाफ को ये ट्रीट कर रहे हैं, कोई वर्किंग रिलेशनशिप नहीं है हमारा मरकज के साथ, ना हम रखना चाहते हैं। बात बड़ी वाजे है, हमारे डायरेक्शन बड़े वाजे हैं। इमरान खान साहब की रिहाई प्रायोरिटी है, खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नेंस प्रायोरिटी है, और वो इंशाल्लाह हम हासिल करके रहेंगे। हुज़ैफा साहब, आप ब्रीथिंग स्पेस भी नहीं दे रहे, फिर आप वर्किंग रिलेशन की बात करें, वो कह रहे हैं कि क्या वर्किंग रिलेशन है, आपसे हमने क्या हासिल कर लिया है, और क्या किस तरह से निजाम चल रहा है? निजाम तो सही चल ही नहीं रहा है। जी बहुत शुक्रिया कमर जाही साहब। पहली बात तो ये है कि वर्किंग रिलेशनशिप जैसा आज चल रहा है इससे मजीद भी बेहतर हो जाए, या इससे मजीद भी बदतर हो जाए। एक सजा याफ्ता मुजरिम की किसी वजीर आला से सिर्फ इस बात पर मुलाकात नहीं कराई जा सकती कि वो मरकजी हुकूमत को चलने नहीं देगा। बानी तहरीक इंसाफ कोई सियासी कैदी नहीं है। बानी तहरीक इंसाफ को तोशा खाना केसेस के अंदर 41 साल सजा हुई। बाकायदा तौर पर फैक्ट्स आप लोगों के सामने हैं। 2-2.5 साल पूरा केस चला, जिस मियां नवाज शरीफ के खिलाफ उन्होंने 3-3 महीने के स्पीडी ट्रायल कराए थे साकिब निसार से, और एक निगरान जज भी मुकर्रर करवाया, और बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का काम किया। उसमें तो कोई मियां नवाज शरीफ पे करप्शन साबित नहीं हुई थी, यहाँ तो चोरी साबित हुई हुई है। तो उस चोरी का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ एक सूबे के वजीर आला के प्रेशर में उनकी मुलाकात कराएंगे। हाँ, ये जरूर है कि जो बात कर रहे हैं कि कौन सा वर्किंग रिलेशनशिप, तो वो वर्किंग रिलेशनशिप है जिस वर्किंग रिलेशनशिप से आपने फेडरल गवर्नमेंट से चीफ सेक्रेटरी जो है अपनी मर्जी का लगवाया, आपने फेडरल गवर्नमेंट से IG अपनी मर्जी का लगवाया, आप फेडरल गवर्नमेंट से अपने फंड्स का तकाजा करते हैं। अगर इन सब चीजों को आप नहीं मानते, और अगर आपके जहन में कोई और बात है, तो आप जो चाहें करें। जाहिर है हमारे पास फिर कानून मौजूद है, उसके तहत हम उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। और जहां तक आपने कहा कि तहरीक इंसाफ और पाबंदी, तहरीक इंसाफ और पाबंदी किसी सियासी जो है वो इंतकाम के बुनियाद पर नहीं लगाएगी। तहरीक इंसाफ ने दहशतगर्दाना सरगर्मियां की, तहरीक इंसाफ ने वो काम किए जो कोई अस्करी जमात का अस्करी विंग करता है, मुसल्लह जिदोजहद शुरू की। 9 मई कर आपने जो है बाकायदा तौर पर कोई जगह आपने नहीं छोड़ी, रियासत के कोई ऐसे मकामात नहीं छोड़े अच्छा हुज़ैफा साहब, इनकी जानिब से चीफ सेक्रेटरी लगाने की और IG लगाने की अपील आई, तो फिर आप लोगों ने इंटरटेन की। ये किसने की थी अपील? जी अलीमीन गंडापुर के दौर के अंदर जो है बाकायदा तौर पर उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था कि मुझे ये IG चाहिए और ये चीफ सेक्रेटरी चाहिए। वो हमने लगाए। अगर ये वर्किंग रिलेशनशिप नहीं है तो मुझे आप जो नाम देना चाहें, अगर मुजम्मिल असलम साहब फाइनेंस मिनिस्टर के साथ 4 मीटिंग्स कर चुके हैं,
और सोहेल अफरीदी साहब जो है एक पीएम साहब से बराह रास्त मीटिंग की, एक उससे पहले मीटिंग उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर, प्लानिंग मिनिस्टर और बाकी लोग जो थे उस मीटिंग में जो है वो शरीक हुए। अगर ये वर्किंग रिलेशनशिप नहीं है तो जो वर्किंग रिलेशनशिप ये समझते हैं वो बता दें, और अगर ये समझते हैं नहीं है वर्किंग रिलेशनशिप तो हमें शौक भी नहीं है, मजबूरी इनकी है, क्योंकि इन्होंने जिस सूबे से मैंडेट लिया है 5.25 करोड़ आवाम से, उनको अगर डिलीवर करना है और इन्हें मरकज से कोई सपोर्ट चाहिए तो मरकज गुडविल जैसे की तरह सपोर्ट फराहम करता है। लेकिन अगर वो सपोर्ट को जो है बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई या बानी तहरीक इंसाफ के साथ मुलाकातों से जोड़ेंगे तो मुलाकातें ना पहले होनी ना अब होंगी। और इवन के आप आपको ये मैं मालूमात दे दूं, इनकी जितनी भी टॉप लीडरशिप है और या महमूद अचकज़ई साहब या राजा नासिर अब्बास साहब जिनको उन्होंने आगे किया, इवन के अब तो बानी तहरीक इंसाफ का मुतालबा वो लोग भी नहीं रखते, अब तो उनके मुतालबात ही और होते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ चुकी है कि एक शख्स को ज़ाहिर है अगर अदालत ने सजा दी है चोरी के केस में, वो अदालत से एक स्टेब्लिश चोर साबित हुआ है। यानी एक बंदे को आप चोर चोर कहते थे सिर्फ नारों की हद तक, और वो किसी भी केस के अंदर, चाहे एवन फील्ड है चाहे वो दूसरा केस है, दोनों के अंदर वो जो अल अजीजिया वाला, दोनों में कहीं पर लिखा बकायदा एहतसाब अदालत की जज ने कि करप्शन साबित नहीं हो रही। एक में बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल किया और दूसरे केस के अंदर कहा कि जी ये चीजें जो है मनी ट्रेल वगैरह स्टेब्लिश नहीं हो पा रही, ये वाजे लिखा गया कि करप्शन नहीं हुई। और एक बंदा जो है वो सजा याफ्ता है कि मैं चोर, उसको अदालत ने कहा है कि आप चोर हैं और उसने चोरी से तोशाखाना से चीजें चुराई हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मैं शफी जान साहब से सिर्फ ये पूछूंगा कि शफी जान साहब वो आपके साथ चलने को हर तरह से तैयार हैं, वो कह रहे हैं बानी पीटीआई को साइड पे कर लें, बाकी हम सारा कुछ करेंगे आपके साथ। मुझे उम्मीद है कि आपने जितना टाइम उज़ैफा साहब को दिया मुझे उतना ही टाइम मिलेगा। अगर फिर भी अगर नहीं मिलता तो फिर आप सोलो ही कर लें उज़ैफा के साथ, बेहतर होगा। आप लें सर टाइम। देखिए, इन्होंने बात की सियासी मुजरिम की। चलो एक सेकंड के लिए हम मान लेते हैं कि जो इनके इल्जामात हैं वो 2 सेकंड के लिए दुरुस्त हैं, लेकिन क्या उस जो इस्लामाबाद के हाई कोर्ट का जो हुक्म है मुलाकातों के हवाले से, तो क्या हुकूमत उस हुक्म को मानने को तैयार नहीं है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट इतनी वीक पोजीशन पे क्यों है कि वो अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती? इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक और ऑर्डर भी सोहेल आफरीदी साहब के पास है जिसमें उसकी मुलाकात तय है इमरान खान साहब के साथ, लेकिन जेल का सुपरडेंट इतना ताकतवर है कि ना वो किसी कानून को मानता है, ना किसी आइन को मानता है और ना ही किसी अदालती हुक्म को मानता है। जब हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में गए तो हमारी जो पिटीशन है वो नहीं लगाई जा रही। फिर हमने चीफ जस्टिस से मुलाकात करनी चाहिए, वो मुलाकात करने से गुरेज है। ओपन कोर्ट में गए, रोस्टम पे खड़े हुए अफरीदी साहब, सलाम किया, सलाम के जवाब दिए बगैर जज जो है वो चैम्बर में चले। आप कानून की खिलाफ वर्जियां आप कर रहे हैं, ना आप किसी कानून को मानते हैं, ना आइन को मानते हैं, ना कहते किसी हैं कि अदालत अगर नहीं कर रही तो अदालत पे हमारा इख्तियार तो नहीं है ना, अदालत करे ना करे उसकी अपनी मर्जी है। नहीं, तो अदालत का एक हुक्म है, अडयाला जेल पंजाब हुकूमत के अंडर आता है, उसका जो जेल सुपरडेंट है वो मरियम सफदर के अंडर आता है। जेल सुपरडेंट क्यों अदालती हुक्म को नहीं मान रहा? देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है कि ये हमें कहते हैं मैंडेट, हमें इनसे बात करनी पड़ेगी। देखिए कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि एक इलेक्टेड सीएम, पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक सीएम है, एक खैबर पख्तूनख्वा की इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो एक ऐसे गवर्नमेंट के पास जाएगी और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेगी जिसने हमारा मैंडेट चुराया है। बात बड़ी वाज़ेह है कि आपने देखा होगा कि पीएसडीपी में उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के साथ क्या किया। एनएफसी में जो हमारा शेयर हमें नहीं मिल रहा 4758 अरब, और दूसरी तरफ अगर आप देख लें तो एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट पड़ी है कि पंजाब की एक मोटरवे के लिए वफाक ने 465 अरब रुपए दिए हैं। देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है कि इनकी तरजीहात में पाकिस्तान नहीं है, इनकी तरजीहात में पाकिस्तान की तरक्की नहीं है, ये सिर्फ अपने शौक पूरे करने आई हुए हैं। मैडम रानी जो है वो 11 अरब का जहाज खरीद के अपने शौक पूरे कर रही हैं, और दूसरी तरफ 5300 अरब की डॉक्यूमेंटेड करप्शन इनके खाते में पड़ी हुई है, जो कि हमने नहीं, आईएमएफ ने रिपोर्ट की है। इसके साथ साथ आप बाकी चीजों को देख ले तो इंटरनेशनली भी बाइस से शर्मिंदगी है और नेशनली भी ये बाइस से शर्मिंदगी है। ये अजाब की तरह मुसलत हो चुके हैं और जिन लोगों ने इनको मुसलत किया पाकिस्तान पे वो जवाबदेह होंगे, उनको जवाब देना पड़ेगा। जिस तरीके से इन्होंने अभी पेट्रोल बम गिराया है, 55 रुपए का डाका आम पाकिस्तानी की जेब पे डाला है। कंबर साहब, बात बड़ी वाज़ेह है और मैं क्या क्या के तक गया हूं कि $60 पर बैरल पर खरीदा गया पेट्रोल, जिसमें इनके वुज़रा के
बयानात पड़े हैं कि हमारे पास 28 दिन का स्टॉक है, तो उस 28 दिन के स्टॉक पे जो कि $60 पर बैरल पर खरीदा गया, किस तरीके से आप 55 रुपए की नाजायज हरामखोरी मुनाफाखोरी कर रहे हैं आपकी। और दूसरी बात है कि इस मुनाफे से गवर्नमेंट को भी फायदा नहीं ठीक हो रहा है, ये ऑयल रिफाइनरी के पास ठीक जा रहा है और IMF के पास जा ठीक। रहा मैं है। अब अब ऑयल इसी बात पे मैं शफी जान साहब, ये आपने बहुत सारे पॉइंट्स इसमें उठा दिए। जैफर साहब, MOUs आपने बहुत सारे साइन किए हैं, मटेरियलाइज कितने हुए हैं ये जरा बता दें सर हमें। जी देखिए, अगर आप मुझसे फैक्चुअली पूछेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट कल या परसों जो प्रोग्राम करेंगे भिजवा भी दूंगा, लेकिन मोटे मोटे आपको एमओयूज में बता देता हूँ। देखिए, पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ जो एमओयूज किए, उसमें जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है अरामको है, यानी जिसका जो जीडीपी है वो पाकिस्तान की पूरी मईशत से ज्यादा है, वो पाकिस्तान के अंदर एक ऑयल रिफाइनरी लगाने का उन्होंने मंसूबा बनाया है। उस हवाले से जो है वो जमीन ले ली गई है, बाकी चीजें ज़ाहिर इट विल टेक टाइम। इस तरीके से दीगर ममालिक के साथ, अगर आप चाइना की बात करें, चाइना के साथ हमारे दोबारा से सी पैक जो 1 हुआ, अब सी पैक 2 के हवाले से काफी सारी चीजें सर मटेरियलाइज हो सीपैक चुकी 1 ही हैं, इतनी उस पर सुस्त काम होने का जारी है। शिकार है, तो 2 पे फिर क्या करेंगे? जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे वो ऑलरेडी सुस्त हुए हुए हैं। ये तो इस बारे में तो सबको पता है, मालूम है कि पहले जिस तरह चल रहा था उस पेस के साथ नहीं चल रहा। जी बिल्कुल, आपने अच्छा सवाल इंडिकेट किया। पहली बात तो ये है कि सीपैक 1 सुस्रवी का शिकार बानी तहरीक इंसाफ के दौर में हुआ, जो उन्होंने एक मुतनाज़ा तकरीर की 2018 में असेंबली की फ्लोर के ऊपर, और 2021-22 तक आपने देखा कि सीपैक बिल्कुल खत्म हो गया था। हम आए दोबारा, और IMF से जब हम फारिग हुए पिछले 1.5-2 सालों में नेगोशिएट कर कर, अब सीपैक को दोबारा से बिल्कुल शुरू किया गया है। लेकिन जाहिर है, जिस प्रोजेक्ट को जंग लगा हो 4-5 सालों में ठीक और वो स्लो डाउन किया गया हो, तो जाहिर है इट विल टेक टाइम कि वो ठीक सीपैक 2 भी, मैंने इसीलिए कहा कि वो सीपैक 1 की कंटिन्यूटी होगी। सही। इसके अलावा दीगर बड़े मंसूबे जो शफी है, जान साहब आप इसका अंदाजा इस बात से लगाएं, इस बात से लगा लें, आखिरी बात मैं कर रहा हूँ, जी कि जब हम कहते हैं कि हमारे रिजर्व जो है, जो बानी तहरीक इंसाफ का जब रिजीम चेंज जिसको ये कहते हैं, आदम एतमाद जब हुई, तो $4 अरब पर आ गए थे, और मुल्क को कहा जाता था कि पाकिस्तान अब दिवालिया हो जाएगा, बैंकरप्ट हो जाएगा। आज वो रिजर्व $21 बिलियन है। उस $21 बिलियन में 16.5 अरब डॉलर आपके स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं, जो अकाउंट 1 की स्टेटमेंट है, और जो $5 अरब के करीब है वो आपकी कमर्शियल बैंक के रिजर्व्स हैं। और कमर्शियल बैंक के अंदर जाहिर है आप मेरे दीगर बिजनेसमैन के पैसे मौजूद हैं। अगर कमर्शियल बैंक के अंदर $5 अरब आया है, तो $5 अरब बैंकों से प्रॉफिट लेने के लिए रखा, बिजनेस करने के लिए सर, रखा हुआ है। उसमें मैं आपको जाहिर है, आप लोग इसकी के बाइफरकेशन हम भी मैं टारगेट आपको अचीव दे नहीं कर सकता हूं कि सके। $12 अरब के तो आप लोगों के कर्जे हैं जो बाकियों से लिए हुए हैं, वो उन्होंने सिर्फ लैंडिंग आपको दी हुई है रकम। बहरहाल इस पर नहीं बात करेंगे हम, शफी जान साहब पे आएंगे। शफी जान साहब, इकोनॉमी की हालत राइट नाउ आप देख रहे हैं, बड़ी एक मशरिक वस्ता में जंग चल रही है, अफगान वॉर ऑलरेडी हम उसमें मौजूद हैं। बड़ी मुश्किल हो रहा है पाकिस्तान, एक आम पाकिस्तानी के लिए अपना गुजर बसर करना, चूंकि हालात बड़े मुश्किल तर होते जा रहे हैं। ऐसे में क्या एक वफाकी हुकूमत को भी देख लिया जाए, सूबाई हुकूमत को भी देख लिया जाए? लोगों के लिए रिलीफ कहां से आएगा, कब तक आएगा, किस तरह से आएगा, क्या कहेंगे आप? नंबर साहब, बात बड़ी वाज़ेह है। जैसे मैंने शुरू में फरमाया कि ये हुकूमत अजाब की तरह मुसलत हो चुकी है, आम पाकिस्तानी से जीने का हक ये छीन रही है। आप देख लें कि शहबाज शरीफ ने 40 से ज्यादा दौरे किए हैं बैरून मुल्क, अभी तक वो $1 नहीं लेके आए इन्वेस्टमेंट। अगर हम किसी मांगने वाले को भी बाहर भेज देते, वो कुछ ना कुछ ले आता। ये इंटरनेशनली भी इन्होंने ये बाईस से शर्मिंदगी है, क्योंकि इंटरनेशनली भी इनको कोई सीरियस नहीं लेता। उनको पता है कि ये मैंडेट चोर हैं, किसी के मैंडेट पे बैठी हुए हैं, इनको भर्ती किया गया है, इनके इख्तियार में कोई फैसला नहीं है। जब आपको बैठा दिया जाता है, जो आपको बैठाएगा वो फैसले लेगा और आप मनोअन उसको तस्लीम करेंगे। जिस तरीके से इनके पास हर सुबह ट्रांसक्रिप्ट आती है, इनके वफाकी वज़रा उसी ट्रांसक्रिप्ट को लेकर सारा दिन राग अलाप करते हैं और फिर रात ही उस ट्रांसक्रिप्ट के साथ सो जाते हैं। तो अगर आप देख लें, इस वक्त इकोनॉमी की सूरत हाल देख लें, अभी जो एक सर्वे हुआ है, पॉवर्टी सर्वे जो हुआ है, उसमें आप देख लें कि सतह गुर्बत से कितने लोग मजीद नीचे आ गए हैं। बात बड़ी वाज़ेह है कि इनकी तरजीहात में आम पाकिस्तानी नहीं है, इनकी तरजीहात में सिर्फ और सिर्फ अशरफिया है, इनकी तरजीहात में 11 अरब का जहाज है, इनकी तरजीहात में 5300 अरब की IMF की डॉक्यूमेंटेड जो एक चोरी है वो शफीक है। भाई, फिर आप लोग जो अपना सूबा है उसे मिसाली बना लें, आप लोग अपने सूबे में बड़ी आवाम को जो है रिलीफ दें, उन्हें सहूलियात दें। वो कहें कि जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा है, इट्स टोटली डिफरेंट फ्राम ऑल ओवर द कंट्री के जितने भी बाकी हिस्से हैं पाकिस्तान के, उनसे कोई मुकाबला नहीं है खैबर पख्तूनख्वा। इस तरह का कर लें फिर आप।
बिल्कुल, हम आए मुकाबला करते हैं खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नेंस में और पंजाब की गवर्नेंस में और बाकी दीगर सूबों से मुकाबला करते हैं। मैं तो कंबर साहब जब से 3 महीने हो गए हैं, मैं तो इनके रिप्रेजेंटेटिव हुज़ैफा साहब यहाँ पे मौजूद हैं। इन समेत जितने भी इनके रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, मैं तो इनको ओपन चैलेंज करता हूँ कि आएँ मुकाबला करते हैं। 12 साल की परफॉर्मेंस लाते हैं, आप अपनी परफॉर्मेंस लेके आएँ, हम अपनी परफॉर्मेंस लेके आएँगे। हमारे पास वसाइल महदूद है और आपके पास वसाइल की कोई हद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद गवर्नेंस में हम आपसे आगे हैं। 34 यूनिवर्सिटियां हमारे पास है, पूरे पंजाब में 34 यूनिवर्सिटियां नहीं है। हमारी आबादी 4.5 करोड़ है, इनकी 12.5 करोड़ है। 350 डिग्री कॉलेजेस हैं, इनके पास 350 डिग्री कॉलेजेस नहीं है। सेहत में हम पर कैपिटा इनसे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। रिलीफ की बात हो तो आपने देखा होगा कि इनकी जो सीएम है वो 11 अरब का जहाज खरीदती है, जो आजकल वियना में घूम रहा है। कौन सा शरीफ फैमिली का जो एक फर्द है सैर सपाटे के लिए गया हुआ है, वो भी जल्द मंजर आम पे आ जाएगा। इसके साथ साथ आप देख लें कि जब पेट्रोल का बम गिराया गया 55 रुपए, पाकिस्तान की तारीख में कभी ने एकदम इतना इजाफा नहीं हुआ। पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पे है इस वक्त पेट्रोल और डीजल के रेट्स। वाहिद पाकिस्तानी मुल्क है जिसने 20% पेट्रोलियम की कीमत बढ़ाई है। पूरी दुनिया में 6% से ज्यादा नहीं बढ़ी। इंडिया ने नहीं बढ़ाया, वो उन्होंने रशिया से तेल खरीद लिया, क्योंकि ये अमेरिकी गुलामी को जो है ये एक्सेप्ट कर चुके हैं। अमेरिका के बगैर ये कुछ कर नहीं सकते। देखिए जिस तरीके से पीएम ने ट्रंप को नोबेल पीस अवार्ड के लिए नामजद किया, अभी तक उस चीज को इन्होंने विड्रॉ नहीं किया। अभी हुज़ैफा साहब मौजूद हैं, जब मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं तो उनसे पूछ ले कि आप इसको विड्रॉ करेंगे, ये आइन बायशाई करेंगे, ये 9 मई पे जाएंगे, 26 नवंबर पे जाएंगे, नोबेल पीस अवार्ड पे नहीं आएंगे। इसके साथ साथ आपने देखा होगा ये कि पूछ लेता हूं अभी हुज़ैफा साहब से। हुज़ैफा साहब आप वैसे इसके बड़ी साथ- इंपॉर्टेंट बात की है कि ये आप विड्रॉ करेंगे, जो आपने ट्रंप को नोबेल प्राइज दिया हुआ था, वो सारी चीजें की हुई थी, ये आप लोग समझते हैं कि दैट डिसीजन वाजंट राइट? जी बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो ये है कि फिर तहरीक इंसाफ के दोस्त नाराज हो जाते हैं। ये हुकूमत है, ये कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। आपकी एक फॉरेन पॉलिसी है, उसमें ज़ाहिर है आपने हर स्टेटमेंट देते हुए मोहतात रहना होता है। जब हमने डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट नहीं किया, हमने यानी रिकमेंड किया, नॉमिनेशन तो उनकी ऑलरेडी हुई भी थी कि उनको नोबेल इनाम देना चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान और जो इंडिया के दरमियान जंग जो है उसमें रुकवाई और उसमें सालसी का किरदार अदा किया। वो उस वक्त की सूरत हाल थी। और उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया, सबसे ज्यादा उसको पाकिस्तान ने कंडेम किया। मैं आज भी कंडेम करता हूँ। ईरान पे हमले को हमने कंडेम किया। आयतुल्लाह खामनेई साहब की, सुन लें जी मुझे मुकम्मल करने दें, आयतुल्लाह खामनेई साहब की शहादत को हमने जो है कंडेम किया कि उनकी शहादत नहीं होनी चाहिए थी। बात यह है कि मैं यहाँ से कहूँ कि मैं कंडेम कर रहा हूँ या कंडेम नहीं कर रहा, ये आपका एक इंडिपेंडेंट मामला है। यानी बिला वजह आप एक मामले को मुतनाजा क्रिएट कर दें। एक बंदे का एक एक्शन था, उसको हमने अप्रिशिएट किया। हमने ईरान पे हमला कर दिया है, वहां पे मुसलमान लोग को शहीद किया है, 160 बच्चों को, तो हम उसे बुरा एक्शन कह रहे हैं। आप अभी भी हम उसे नोबेल पीस अवार्ड के जी साथ उसके जी साथ सुन लें, आपको शर्म आनी सुन लें। चाहिए। आप लोगों को देखिए, आपने देखिए मैं आपको बताऊं, कबूल कर लिया है। शफी साहब मैं इसका जवाब दे सकता हूं। अब आप पहले कर लें बात, फिर मैं आपको बता दूंगा कि शर्म, रिटाई और बेशर्मी का जवाब इससे भी ज्यादा सख्त मैं दे सकता हूं। लेकिन सबसे मुश्किल काम जो है वो दलील से जवाब देना, सबसे आसान काम गाली देना है। नोबेल पीस अवार्ड के साथ खड़े हैं, ट्रंप के साथ खड़े हैं। नहीं, मैं बिल्कुल ना ट्रंप नहीं है कि वो इसको विड्रॉ करे। देखिए बात है कि जिस तरह की जबान इन्होंने इस्तेमाल की, मैं बड़ा आसान काम है कि जो इख्तियार वली साहब ने कल या परसों जुबान इस्तेमाल की, मैं उससे सख्त जुबान इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन मेरा एक स्टाइल नहीं है पॉलिटिक्स का। मैं समझता हूँ दलील से बात करें। किसी को बेशरम कहना, बेगैरत कहना, हर धर्मी कहना, ये बानी तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स का तो हो सकता है। बानी तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स तो ये काम कर सकते हैं, लेकिन मेरा स्टाइल नहीं है। मैं सिर्फ इतना बात जरूर कहूंगा कि जिस ईरान के साथ हम खड़े हुए हैं, उस ईरान ने पाकिस्तान को बाकायदा अप्रिशिएट किया, अपने पार्लियामेंट में उसका बाकायदा जिक्र किया, इवन के उनके प्रेसिडेंट ने हमारा जिक्र किया। अब बात यह है कि ये फलस्तीन का नारा लेते थे, फलस्तीन हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं। आग तहरीक इंसाफ को ये लगी हुई है कि मुल्क मजबूत क्यों हो रहा है। आज भी अमेरिका के साथ खड़े हैं। ये आज भी नोबेल पीस का जो इन्होंने नामजद किया था ट्रंप को, वो विड्रॉ करने को तैयार नहीं है। आपने हुज़ैफा साहब की बातें भी सुन ली, और आप इनकी पीएम या कोई भी रिप्रेजेंटेटिव से बात कर लें, ये इतनी गुलामी में जकड़ चुके हैं कि ये बेचारे अमेरिका के इशारे के बगैर कुछ नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा। साबिक सेक्रेटरी खारजा हमारे साथ मौजूद होंगे, ईरान जंग पे बात करेंगे। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब ने। बहुत शुक्रिया एजाज साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए।
एजाज साहब, मामला कहीं पे भी ख़त्म होता दिखाई नहीं दे रहा। ट्रंप की अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो हैं, एडवाइज़र, वो ये बार बार कह रहे हैं कि आपको इस जंग से फतह का ऐलान करके निकल जाना चाहिए, लेकिन ट्रंप इसका ऐलान नहीं कर रहे। दूसरी जानिब ईरान की जानिब से भी जो शराइत आयद की गई हैं वो बड़ी सख्त हैं। तो ऐसे में क्या देखते हैं आप कि आइंदा आने वाले हफ्ते में भी आपको ये जंग नज़र आ रही है? जी आ रही है जी। दोनों साइडें जो हैं वो अपनी अपनी पोजीशन पे डटी हुई हैं। ईरान का ये कहना है कि आपने ये जंग हम पे नाफज की और देख लें हम खड़े हैं। और अभी अलकुद्स रैली में तो उनकी पूरी लीडरशिप आई हुई थी, बल्कि तेहरान से बता रहे हैं कि जो लोग छोड़ कर गए थे वो सारे वापस आ गए हैं और राहबर की शहादत के बाद तो ये सब इकट्ठे हो गए। तो ईरान तो बड़ा पुरअज़्म नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप साहब का जब के बयान जब हम देखते हैं, वो तो चले उनके बयान तो बदलते रहते हैं, लेकिन पीट हेक्सेथ के जो देखते हैं, जो उनके सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं, वो तो इस तरीके से कह रहे हैं कि जैसे वो ईरान की ईंट से ईंट बचा देंगे। और अब वो कारपेट बॉम्बिंग की बात कर रहे हैं, वो अब मैस मर्डर की बात कर रहे हैं। तो दोनों साइड्स बहुत ज़्यादा एक दूसरे से यानी एक लिहाज से अटकी हुई हैं अपनी अपनी पोजीशन पे। और ऐसे में तो जंग तूल पकड़ती मुझे नज़र आ रही है जी। अब जब खरज आइसलैंड पे जो है वो बम गिराए जाएं और ईरान का 90% क्रूड ऑयल जहाँ से निकलता है, जो फैसिलिटी है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, आलमी मईशत पे किस तरह से ये चीज़ें असरअंदाज होंगी? आबनाए हुर्मज़ अगर बंद रहती है, आप ये समझते हैं कि अमेरिका इतनी पावर रखता है कि वो ज़बरदस्ती आबनाए हुर्मज़ को खुलवाए, या फिर ईरान का इस पर अपर एज ही रहेगा? नहीं, अपरहेज रहेगा जी ईरान का पूरा। अगर आप जोग्राफिया देखें ना उस इलाके का, तो ईरान जो है सिर्फ खर्ग आइलैंड की बात नहीं है। वहाँ पर वैसे भी उन्होंने अभी तक उनके ऑयल फैसिलिटीज़ पे हमला नहीं किया। वहाँ पे जो मिलिट्री फैसिलिटीज़ थी सिर्फ उन पे हमला किया है। उसकी वजह ये है कि अगर ये मिलिट्री अगर ऑयल फैसिलिटीज़ पे हमला करते, जिस तरह ईरान ने कर दिया था एक बार, ऑयल रिजर्व्स पे किया था, रिजर्वायर्स पे किया था, तो उसको अमेरिका ने रोका था। उसकी वजह ये है कि फिर तो ईरान जो है वो गल्फ़ की जो खलीजी रियासतों के ऑयल फैसिलिटीज़ पे अगर हमले शुरू कर देगा, तो वहाँ तो ऐसी आग भड़केगी जो ख़त्म ही नहीं होगी। और उनके डीसैलिनेशन प्लांट्स पे हमले कर दिए तो ये तो भूखे प्यासे मर जाएंगे सारा के सारे। जो अमेरिका के एलाइज है, अमेरिका के वैसे भी जितने अड्डे थे वहाँ पे, कोई पोजीशंस है 19 के करीब, वो सब का सब जो है उस पर खरबों डॉलर्स का उनको नुकसान हुआ है। और जो ऑयल जो अबनाए हुर्मुज़ है उसको कैसे कराएंगे? वहाँ पे उन्होंने माइंस लगाई हुई हैं, वहाँ पे उन्होंने अपने जो सी बेस्ड उनके मिसाइल्स हैं वो फैसिलिटीज़ उन्होंने वहाँ पे क्रिएट की हुई हैं। तो मेरा ख्याल है अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल होगा। एक ही सूरत है कि अगर वो ग्राउंड ट्रूप्स लेकर आते हैं, अगर ग्राउंड ट्रूप्स लेकर आते हैं तो फिर तो वो ऐसा धंस जाएंगे जंग के अंदर कि उनके लिए वियतनाम बन जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका इस वक्त काफ़ी मुश्किल पोजीशन में आ गया। और जो दोस्त उनको ये मशवरा दे रहे थे कि आप फॉरेन मिलिट्री डिक्लेयर कर निकल जाएं, वो दुरुस्त कह रहे थे। लेकिन अब अगर वो नहीं करते हैं तो मेरे ख्याल में अमेरिका के लिए चॉइसेस और ज़्यादा मुश्किल होंगी। ठीक है, ईरान के अंदर भी बहुत ज़्यादा बमबारी होगी और गल्फ रियासतों का भी बहुत नुकसान होगा। तो सारी पार्टीज जो हैं उनको सबको नुकसान होगा। अब जो खलीजी रियासतों की जानिब से बनाया प्रेशर है अमेरिका पे, ज़ाहिर बात है वो खलीजी रियासतें बार बार कह रही हैं, अमेरिका से डिफेंस की बात कर रही हैं, इंटरसेप्टर्स की बात कर रही हैं। आप क्या समझते हैं किस हद तक बढ़ सकता है, और क्या ये मुकम्मल तौर पर भी खलीजी रियासतें कहेंगी कि नाउ इट्स टाइम टू एग्जिट द वॉर, आप यहाँ से जाएं, ताकि क्योंकि हमारी इकोनॉमीज मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो रही हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते और वॉर? जी बिल्कुल। देखिए, इंटरसेप्टर्स तो उन्होंने उठा के ले जाके इसराइल ले गए हुए हैं। तो सारी गल्फ रियासतें ये महसूस कर रही हैं कि हम तो बिल्कुल वल्नरेबल हो गए। आपने तो हमें सिक्योरिटी अम्ब्रेला देना था, तो ये कहाँ गया वो सिक्योरिटी अम्ब्रेला? तो वो तो इस वक्त बहुत बदल हो गई हैं। अब इसराइल की ख्वाहिश है कि ईरान और खलीजी रियासतें आपस में लड़ पड़ें, और वो लड़ पड़े ताकि ये दोनों एक दूसरे को कमज़ोर कर दें, भस्म कर दें। तो इसराइल की रास्ता हमवार हो जाएगा ग्रेटर इसराइल का। जबकि खलीजी रियासतें ये काम नहीं करना चाहती हैं। इसलिए उनके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि वो अमेरिका के ऊपर दबाव डालें कि जनाब ये इतनी सारी जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, जो हमारी आपकी तरफ जो इन्वेस्टमेंट थी, सब खतरे में पड़ गई है, आप जंग को रुकवाएं। और सबसे बड़ा ऑफ रैंप है भी यही कि ये जाके उनके ऊपर दबाव डालें कि आप जंग रोकें। अब इस सारे मामले में जो चाइना है और रशिया है, उसका आप किस हद तक किरदार देखते हैं? आज भी जो खबरें आ रही हैं
वो ईरान कह रहा है कि आबनाए हुर्मत से अगर आपने जहाज़ गुजारने हैं तो आप युआन में ट्रेडिंग करें। फिर इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? और ख़ुसूसन रशिया की जो इंटेलिजेंस के हवाले से वाशिंगटन पोस्ट की भी आई थी कि इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रही है, इसी वजह से ईरान इतना एक्यूरेट टारगेट कर रहा है। तो डू यू थिंक सो कि पीछे से सपोर्ट रहेगी लेकिन फ्रंट पे नहीं आया जाएगा और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा? ऐसे ही है जी, ऐसे ही है जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो सपोर्ट करते रहेंगे, इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे। उनका जो सिस्टम है सैटेलाइट, ग्लोबल सैटेलाइट कंस्टलेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं, बाइडो सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे हैं ईरानी। तो वो उनको काफ़ी हद तक वो बड़े यानी पूरे एतमाद नज़र आ रहे हैं ईरानी कि हम ये जंग को पकड़ आगे ले जा सकते हैं। और रूस और चीन की बिल्कुल हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। ठीक है, चीन को बहुत नुकसान हो रहा है क्योंकि चीन का 37% ऑयल वहां से आता था, लेकिन चीन को फायदा भी हो रहा है। वो इस तरह फायदा हो रहा है कि वो एक तो तरफ तो रशिया का ऑयल खरीद सकता है, दूसरा ईरानी चीन के जहाज़ों को जाने दे रहे हैं। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि चीन और रूस जो है वो ईरान के साथ ही खड़े रहेंगे। व्हाट वुड बी द आउटकम ऑफ वॉर? अगर आप इसको देखें कि कौन ये जंग जीतेगा, रिजीम चेंज क्या होगा, नहीं होगा रिजीम चेंज? अगर आप मईशत की बात करें, ईरान की मिलिट्री की बात करें, IRGC की बात करें, तो क्या अमेरिका जो ऑब्जेक्टिव्स वो लेकर वॉर में दाखिल हुआ था वो अचीव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? और फिर बैक होम पे जब कांग्रेस में डिबेट्स होंगी, जब ये सारी चीज़ें होंगी, तो आप कितनी टफ पोजीशन देखते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट की? मिड टर्म इलेक्शंस भी उधर आ रहे हैं। जी, इसीलिए तो फंस गए हैं अमेरिकी सदर, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन में अगर वो इस वक्त हार के निकलते हैं तो वो भी उनको कबूल नहीं है। लेकिन जीतने के लिए उनको जितनी मेहनत करनी पड़ेगी उतनी में फायदा उसके बाद भी नहीं होगा। आपने पूछा कि आउटकम क्या होगा, एक स्टेलमेट होगा जी। और दोनों पार्टीज लूज करेंगी, बल्कि सारी पार्टीज लूज करेंगी। और इस वक्त तो ईरान के जो मिसाइल हैं वो इसराइल का आयरन डोम भी तोड़कर वहां पे गिर रहे हैं। हैफा से जो खबरें आ रही हैं, तेल अवीव से जो खबरें आ रही हैं, वो तबाही की आ रही है। तो अगर ये सिलसिला चलता रहे तो इसराइल के भी बहुत ज़्यादा शदीद नुकसान हो जाएगा। अब इस सारे मामले में सर पाकिस्तान के रोल को आप किस तरह देखते हैं? जाहिर बात है कि हम दो कंट्रीज़ के दरमियान, ईरान हमारा नेबर है और सऊदी अरब से हमारे स्ट्रैटेजिक टाइज़ हैं। अब सऊदी अरब से हमारी मीटिंग्स भी हुई हैं, डिफेंस एग्रीमेंट भी मौजूद है हमारा। तो इसमें पाकिस्तान ने अगर बैलेंस एक एक्वायर करना है तो वो पाकिस्तान के लिए कितना मुश्किल है? कहीं कल को कोई ऐसी सिचुएशन तो नहीं आएगी कि पाकिस्तान भी ड्रैग ऑन हो जाए? देखिए, कोई मुश्किल नहीं है, ना पाकिस्तान ड्रैग ऑन होगा। ये हमारी जंग है ही नहीं। पाकिस्तान की ख्वाहिश ये है कि हम यहाँ पे अमन देखें। पाकिस्तान को इस जंग का नुकसान हो रहा है। वहाँ पे पाकिस्तान का फ्यूल कॉस्ट हटने की वजह से आपने देखा कि हमारी इक़्तिसाद पे बहुत ज़्यादा दबाव आया हुआ है। इसलिए पाकिस्तान ने जब अक़वाम मुत्तहिदा में रेजोल्यूशन आया कि अमेरिका का ने जो ईरान पे किया वो जारियत है, तो पाकिस्तान ने सपोर्ट किया। इसी तरीके से ईरान ने जो गल्फ रियासतों पे किया है उसको भी जारियत कहा है पाकिस्तान ने, वो भी सपोर्ट किया। क्योंकि पाकिस्तान ये समझता है कि ईरान को सऊदी अरब के साथ जंग नहीं करनी चाहिए थी। सऊदी अरब के साथ हमारा एग्रीमेंट भी है। तो पाकिस्तान कोशिश यही कर रहा है कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान अमन हो जाए। अब अफगानिस्तान वाले मामले की बात करें, ड्रोन्स इंटरसेप्ट हुए, पाकिस्तान के अंदर भेजे गए ड्रोन्स 3 शहरों में बताया जा रहा है। कोयटा की बात की जा रही है, कोहाट की, इस्लामाबाद में भी इंटरसेप्ट हुए। तो क्या आप समझते हैं कि ये जो ड्रोन्स भेजे गए हैं ये इंडियन इन्वेस्टमेंट से भेजे गए हैं? और क्या आइंदा आने वाले दिनों में मजीद भी ड्रोन्स भेजे जा सकते हैं? मुझे नहीं पता ये कौन से ड्रोन्स हैं। मुझे तो बताया गया कि शायद ये कोई मुकामी तौर पर जो उनके सेल्स थे उन्होंने चलाए, और कोई उनके अंदर कोई जान नहीं थी उनके अंदर, तो पाकिस्तान ने उनको एक आराम से मार गिराया। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान पे कर क्या रहा है। पाकिस्तान सिर्फ ये कह रहा है कि जनाब आप वहाँ से हमारे अंदर दहशतगर्दी बंद करें। आपने 4.5 साल से पाकिस्तान के अंदर इतना खून बहाया है, अब हम मजीद खून बहता नहीं देख सकते। इस वजह से पाकिस्तान ने बॉर्डर को भी बंद किया है और पाकिस्तान मुसलसल उन पर दबाव डाल रहा है। और तालिबान को भी ये समझ लेनी चाहिए ये बात कि पाकिस्तान उनका वाहिद दोस्त था। वो कहते थे हम तजारत करेंगे ईरान के साथ, तो कर दीजिए, देख लीजिए चाह बाहर आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। वहाँ तो जंग जारी है। आप नॉर्थ में कर सकते थे, कर लीजिए। पाकिस्तान की बंदरगाहों को आपने इस्तेमाल किया, पाकिस्तान के अस्पतालों को इस्तेमाल किया, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ को इस्तेमाल किया। पाकिस्तान में आपके हमवतन यहाँ पे इतने सालों से 40 साल से रहे हैं,
तो आपको खुद इस बात की शर्म करनी चाहिए थी कि पाकिस्तान के अंदर आके आप खून बहा रहे हैं। यहाँ पे यानी मैं समझता हूँ कि सीरीज ऑफ पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंसेस करके एक कौमी इत्तेफाक राय पैदा किया जाए कि अब हम तालिबान को किसी किस्म की कोई रियायत नहीं देंगे और ये जो भी अफगानिस्तान में होने वहीं पे रहें, हम हमारा उनके साथ कोई उस लिहाज से लेना देना नहीं। हाँ, सिर्फ सफारतकारी के लिए रास्ते खुले रखें, वो आप जरूर कीजिए, लेकिन मेरे ख्याल में मिलिटरीली हमें उनका बॉर्डर बंद रखना चाहिए। चौधरी साहब, लास्टली मैं इसमें क्विक आपका आंसर चाहूँगा। एक तो क्या रिजीम चेंज पॉसिबल हो सकेगा, अफगानिस्तान की बात कर रहा हूँ, और जो 7 बिलियन का असला अमेरिका छोड़ के गया हुआ है वो हाउ लॉन्ग वुड इट टेक, कि कितना टाइम तक हम उसे वाइप आउट कर देंगे, क्योंकि तालिबान तो वही इस्तेमाल करें। जो असला वहां पे छोड़ के गए हैं वो अभी तबाह हो रहा है और पाकिस्तान को करते रहना चाहिए, क्योंकि उसी को इस्तेमाल करके ये पाकिस्तान में खून बहाते हैं। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये चीनियों को के खिलाफ भी अटैक कर रहे हैं, कभी ताजिकिस्तान में करते हैं, कभी कहीं करते हैं। तो वो पाकिस्तान को उसके ऊपर काम करना चाहिए। जो पहली बात आपने की कि जी ये क्या कहा था आपने कि हाँ रिजीम चेंज, देखिए रिजीम चेंज हमारा काम नहीं है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं इस पे बहुत खिलाफ हूँ। मैं समझता हूँ कि ईरान के अवाम को खुद चूज करने, सॉरी अफगानिस्तान के अवाम को खुद चूज करने दें, जिसको मर्जी ये लेकर आते हैं। हमारा उससे ऐसा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। जो मर्जी हुकूमत लेकर आए, जो भी हुकूमत लाए, हम उनके साथ काम करेंगे। हम कहेंगे कि भाई आप अमन के साथ रहिए और हमारे साथ ये शरारत ना कीजिए कि इंडिया के बिहाफ पे आप यहाँ दूसरा फ्रंट खोलें। ये हमें काबिल कबूल नहीं होगा, लेकिन रजीम चेंज में हमें नहीं जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।